दोस्तों पिछले कुछ वक्त के अंदर ही हमने देखा कि किस तरह से एक एक करके इसराइल की तरफ से बड़ी ही आसानी के साथ पहले तो हमास के लीडर इस्माइल हानिया को, हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरुल्लाह को, इसके अलावा हिजबुल्लाह की पूरी यूनिट से जुड़े हुए बहुत सारे बड़े बड़े कमांडर्स लीडर्स को निशाना बनाया गया। बाद में खबर आई कि हसन नसरुल्लाह के भी सक्सेसर या जानशीन के जो हाशिम सफ़ीउद्दीन हैं उनको भी टारगेट किया गया। और तो और ईरान की जो ताकतवर फौज है यानी IRGC, उससे भी जुड़े हुए बहुत सारे लोग या कमांडर्स निशाना बनाए गए। ये सारी ही चीजें जब एक एक करके बड़ी ही आसानी के साथ होती जा रही थीं तो पूरी दुनिया के सामने ये बात भी क्लियर हो चुकी थी कि हो न हो इसराइल के पास कोई एक ऐसा जासूस तो जरूर मौजूद है कि जो इन सारे ही ग्रुप के साथ और ईरान के साथ भी बिल्कुल ऊपर से जुड़ा हुआ है, यानी जिसका कनेक्शन इन सारे ही ग्रुप और ईरान की टॉप लीडरशिप के साथ है। अब जिस इंसान को एक ही वक्त में हिजबुल्लाह के भी बड़े बड़े नेताओं की लोकेशन पता हो, हमास के भी बड़े बड़े नेताओं की लोकेशन भी पता हो, इवन ईरान के भी अहम ठिकानों या बड़े नेताओं या बड़े कमांडर्स की लोकेशन पता हो, वो इंसान भला गाजा या लेबनान से तो नहीं हो सकता बल्कि सिर्फ और सिर्फ ईरान से ही हो सकता है। इसीलिए इस बुरे और कमजोर इंटेलिजेंस की वजह से ईरान को न सिर्फ दुनिया भर में क्रिटिसाइज किया जा रहा था बल्कि आज मिडिल ईस्ट में ताकत के मामले में सुपर पावर माने जाने वाला ये ईरान खुद भी इस मामले को लेकर अपने आप में शर्मिंदा और परेशान नजर आ रहा था और किसी भी तरीके से इस चीज का तोड़ ढूंढने के लिए भी बेचैन नजर आ रहा था। मगर तभी अचानक से पूरे ही मिडिल ईस्ट के अंदर धीरे धीरे पहले तो खुफिया तौर पर और बाद में मीडिया के जरिए से पब्लिकली एक खबर वायरल होना शुरू होती है और धीरे धीरे फिर इस खबर का दायरा बढ़ता है और बाद में इसको पूरा वेस्टर्न मीडिया ही कवर करने लगता है। खबर यही थी कि ईरान की जो ताकतवर फौज है मतलब कि IRGC, जो अपने अंदर भी कई टुकड़ों में डिवाइड है, जिसके कई अलग अलग यूनिट हैं, उसमें से भी उसका जो सबसे एलीट मतलब सबसे ऊपर का ताकतवर और ख़तरनाक यूनिट माना जाता है और जिसको अल-कुद्स फोर्स कहा जाता है, उसके जो मेन मुखिया हैं, जो मेन हेड हैं, वो पिछले कई दिनों से गायब चल रहे हैं। मतलब अक्टूबर महीने के शुरू होने से लेकर अब तक उनको कहीं पर देखा ही नहीं गया है। ये शक उस वक्त और भी ज़्यादा बढ़ गया कि जब ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई ने इसराइल को धमकाने के लिए, इसराइल को एक बड़ी चुनौती देने के लिए एक बड़ा फैसला लेते हुए कई सालों के बाद खुलेआम जुमे की नमाज खुद अदा करवाने का फैसला किया। जब ईरान के तेहरान शहर में हजारों लोगों की एक बड़ी भीड़ सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई के पीछे जुमे की नमाज अदा कर रही थी तो उसके अंदर ईरान के राष्ट्रपति के साथ साथ फौज वगैरह से जुड़े हुए और भी अहम लोग नजर आ रहे थे सिवाय एक इंसान के, और वो इंसान भी कोई और नहीं बल्कि अल-कुद्स फोर्स के हेड यानी कि इस्माइल कानी ही थे। शुरू में तो ये खबरें चल रही थीं कि शायद मुमकिन है कि इस्माइल कानी भी इसराइल की एक बड़ी एयर स्ट्राइक का निशाना बन गए हैं और जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई है। इसके पीछे रीज़न ये दिया जा रहा था कि सैयद हसन नसरुल्लाह की डेथ के बाद इस्माइल कानी लेबनान के शहर बैरूत गए थे ताकि हिजबुल्लाह के टॉप लीडर से मुलाकात की जा सके, उनको जंग से रिगार्डिंग मशवरे वगैरह दिए जा सकें। मगर तभी 3 अक्टूबर की रात में इसराइल की तरफ से हसन नसरुल्लाह के जो सक्सेसर थे यानी कि हाशिम सफ़ीउद्दीन, उनको भी टारगेट किया गया और शायद इस हमले के वक्त हाशिम सफ़ीउद्दीन के साथ जो और भी टॉप लीडर्स मौजूद होंगे उनमें ये इस्माइल कानी भी मौजूद थे, जिसकी वजह से उनके साथ इनकी भी मौत हो गई। अभी ये सस्पेंस बाकी ही था, कुछ क्लियर भी नहीं हुआ था कि अचानक से दुनिया की राजनीति में तहलका उस वक्त मचा कि जब यही खबर पूरी तरीके से उल्टी हो गई। मतलब अब खबरों में ये बताया जाने लगा कि दरअसल वो गायब तो हैं लेकिन वो एयर स्ट्राइक्स में मरे नहीं हैं बल्कि ईरान के अंदर ही हैं और ईरान की खुफिया एजेंसी या फिर जो उसकी IRGC फौज है उसने इनको हाउस अरेस्ट कर लिया है, इनको अंडरग्राउंड कर दिया है और इनसे पूछताछ चल रही है क्योंकि ईरान को ये शक है कि शायद उनकी टॉप लीडरशिप में जो इसराइल का स्पाई हो सकता है, जो जासूस हो सकता है, वो कोई और नहीं बल्कि यही इस्माइल कानी हो सकते हैं। वैसे तो फौज के किसी कमांडर का, किसी सबसे बड़े जनरल का अपने दुश्मन का जासूस हो जाना ही कोई मामूली बात नहीं है, लेकिन इस्माइल कानी के केस में तो ये चीज़ ईरान के लिए और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाती है। वो इसलिए क्योंकि इस्माइल कानी कोई आम इंसान नहीं थे बल्कि ये उस अल-कुद्स फोर्स के हेड थे कि जिसकी जिम्मेदारी ही ये है कि वो ईरान के ये जितने भी प्रॉक्सी ग्रुप हैं या ईरान की सपोर्ट से चलने वाले ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, ये मिलिट्री ग्रुप हैं, इन सब के साथ कोऑपरेशन करे, इनको ट्रेनिंग दे, इनको इंटेलिजेंस दे और इनकी हर तरह से मदद करे। वो चाहे गाजा हो, लेबनान हो, यमन हो, इराक हो, सीरिया हो, मतलब ईरान के बाहर पूरे मिडिल ईस्ट में ईरान की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उन सबको यही फोर्स और इस फोर्स के हेड के द्वारा ही
लीड किया जाता है। अगर अभी भी आप लोग इस चीज़ की अहमियत को नहीं समझ पा रहे हैं तो ये बात और भी ऐड कर देता हूँ कि दरअसल जिस गद्दी पर आज इस्माइल कानी बैठे हुए हैं, इस गद्दी पर आज से 3-4 साल पहले तक कोई और इंसान नहीं बल्कि वही इंसान बैठा करता था कि जिसको ईरान तो छोड़िए बल्कि खुद उसका दुश्मन पूरा वेस्ट भी मिडिल ईस्ट का सबसे ताकतवर, होशियार, शातिर और इंटेलिजेंस ऑफिसर कमांडर माना करता था। ये इंसान कोई और नहीं बल्कि ईरान के द शैडो कमांडर मतलब कि जनरल कासिम सुलेमानी थे, कि जिनको ईरान में सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई के बाद दूसरा सबसे ताकतवर इंसान माना जाता था और जिनके बारे में लगभग ये क्लियर हो चुका था कि इन सुप्रीम लीडर के रुखसत हो जाने के बाद उनकी गद्दी पर यानी ईरान के नए सुप्रीम लीडर जनरल कासिम सुलेमानी ही बनेंगे। अब इसी से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि इस्माइल कानी किस गद्दी पर बैठे हुए हैं। इस पूरे मैटर को और गहराई से समझने के लिए हम जरा पीछे की थोड़ी टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। सबसे पहले 31 जुलाई 2024 में हमास के चीफ इस्माइल हानिया की डेथ होती है और इजराइल ने उनको टारगेट किया था ईरान की राजधानी तेहरान में, वो भी खास तौर से एक ऐसे गेस्ट हाउस में जो दरअसल IRGC के अंडर में आता था। अब जब ईरान की सबसे ताकतवर फौज के अंडर में था तो उसको महफूज भी माना जाता था, मगर उसके बावजूद भी इजराइल उनको टारगेट करने में कामयाब रहा। अब इजराइल के पास उनकी एग्जैक्ट लोकेशन कैसे पहुंची और उसने टारगेट करने के लिए कौन सा मेथड अपनाया था, ये अभी तक ईरान की तरफ से कंफर्म नहीं किया गया है। मगर हाँ, जो अलग अलग सोर्सेज से बहुत सारी चीजें मशहूर हुई थी, उनमें सबसे मशहूर रिपोर्ट यही थी कि उस कमरे के अंदर या उसके आसपास के और भी कमरों के अंदर पहले से ही इजराइल के एक जासूस ने बॉम्ब फिट कर दिया था। और ये कितना पहले किया गया था, ये या तो कुछ हफ्ते पहले किया गया था या मुमकिन है कि कुछ महीने पहले भी किया गया हो। और जैसे ही इस्माइल हानिया इस रूम में रुके, इजराइल को खबर भेजी गई, दूर से ही एक रिमोट की मदद से इस बॉम्ब को उड़ा दिया गया। अब यहाँ पर दो सवाल उठे। पहला तो ये कि इतने सिक्योर और इतने स्पेशल गेस्ट हाउस में कि जिसमें आप अपने ऐसे लीडर्स को रोकते हैं, वहाँ तक ऐसा जासूस पहुँचा कैसे? जाहिर है जासूस ही वो इंसान होगा कि जो खुद ईरान में बड़े लेवल पर बैठा हुआ होगा। दूसरा सवाल ये उठा था कि अगर बॉम्ब लग भी गया था तो इस्माइल हानिया को रोकने से पहले इसकी चेकिंग वगैरह क्यों नहीं की गई? या ऐसा भी हो सकता है कि चेकिंग की गई हो लेकिन चेकिंग करने वाले ही मिले हुए हों। हमारी इस टाइमलाइन में अब दूसरा मोड़ आता है 27 सितंबर को, कि जब हिजबुल्लाह के सबसे बड़े लीडर सैयद हसन नसरुल्लाह, कि जिनको इजराइल तो छोड़िए बल्कि अमेरिका भी पिछले 30-35 साल से ढूंढने में नाकाम था, उनको टारगेट किया जाता है। और उस रात सैयद हसन नसरुल्लाह के अलावा इजरायली एयर स्ट्राइक में जो कुछ और भी लोग निशाना बने थे, उनमें से एक अहम नाम IRGC के कमांडर अब्बास नील फरोशान का भी था। अब्बास नील फरोशान अप्रैल के महीने से IRGC की तरफ से ओवरसीज के मामलात देख रहे थे, मतलब ये जो कुछ भी इन सारे देशों में चल रहा था इन सब को लीड कर रहे थे। रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि सैयद हसन नसरुल्लाह के जो आमतौर पर लंबे वक्त से ही बैरूत में मौजूद हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर से दूर ही रहा करते थे, वो उस रात सिर्फ चंद लम्हों के लिए वहां पर पहुंचे थे ताकि IRGC के इन कमांडर से मिल सकें। मगर जैसे ही वो इस थोड़े से वक्त के लिए वहां पर IRGC के इन कमांडर से मिलने के लिए पहुंचे, बिल्कुल उसी वक्त पर ही इजराइल ने प्लानिंग के मुताबिक टारगेट किया और उस खतरनाक एयर स्ट्राइक में सैयद हसन नसरुल्लाह के साथ साथ इन IRGC कमांडर की भी मौत हो गई थी। अब जाहिर है इन दोनों लोगों की ये खुफिया मीटिंग किस वक्त पर एग्जैक्ट किस जगह पर होने वाली है, इस बात की खबर तो IRGC के टॉप कमांडर्स के अलावा किसी के पास हो ही नहीं सकती है। तो चाहे मामला हमास के लीडर इस्माइल हानिया का हो या हिजबुल्लाह के लीडर सैयद हसन नसरुल्लाह का, दोनों ही मामलों में ये बात तो क्लियर हो चुकी थी कि हो ना हो इन सारे मामलों में उस इंसान का हाथ है कि जो IRGC की किसी टॉप पोस्ट पर बैठा हुआ है। मगर अभी भी मीडिया या सोशल मीडिया पर इस पूरे मामले से जोड़कर इस्माइल कानी का कहीं पर भी कोई जिक्र नहीं हो रहा था। मगर तभी अचानक दिन आता है 3 अक्टूबर का, कि जब इजराइल ने एक बड़ा ही खतरनाक हमला किया, जो हमला सैयद हसन नसरुल्लाह के ऊपर किए गए हमले से भी बड़ा बताया जा रहा था और जिसमें ये दावा किया गया कि सैयद हसन नसरुल्लाह के जो सक्सेसर हो सकते थे, उनके जानशीन मतलब जो उनकी गद्दी पर बैठ सकते थे, हाशिम सफीउद्दीन, उनके साथ साथ हिजबुल्लाह के और भी टॉप कमांडर्स या टॉप लीडर्स को
टारगेट किया गया है। हालांकि यहाँ पर ये बात भी मेंशन करता चलूं कि अभी तक हिजबुल्लाह या ईरान वगैरह के किसी भी सोर्स के जरिए से ये बात कंफर्म नहीं हो सकी है कि उस हमले में वाकई जो हाशिम सफीउद्दीन थे उनकी मौत हो गई है, जबकि खुद इजराइल में भी प्रधानमंत्री नेतन्याहू और इजराइल की फौज इस मामले को लेकर अलग अलग राय रखती है। लेकिन हाँ, इस एयर स्ट्राइक की वजह से जो एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ और जो हैरान कर देने वाली चीज हुई वो ये कि अल कुद्स फोर्स के जो हेड हैं यानी कि इस्माइल कानी वो चर्चाओं में आ गए। पहले तो ये खबर आई कि क्योंकि शुरू अक्टूबर से वो भी गायब हैं तो मुमकिन है कि 3 अक्टूबर को इजरायली एयर स्ट्राइक का निशाना वो भी बन गए। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि अब खबर पूरी तरीके से बदल चुकी है और अब तो ये दावा किया जा रहा है कि ईरान में उनसे जांच पड़ताल चल रही है और उसी जांच पड़ताल में ही जब उनसे बहुत ज्यादा सख्ती के साथ पूछताछ हुई तो उनको हार्ट अटैक आ गया। लेकिन यहाँ पर ये बात भी मेंशन कर देना जरूरी है कि मिडिल ईस्ट आई जैसे अगर एक आध मीडिया हाउस को छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने भी मीडिया हाउसेज इस खबर को तेजी के साथ कवर कर रहे हैं वो लगभग सारे के सारे या तो वेस्टर्न मीडिया हाउसेज हैं या फिर इंडियन मीडिया हाउसेज हैं, जबकि ईरानी मीडिया की तरफ से तो इससे ऑपोजिट खबरें चलाई जा रही हैं जिनके बारे में भी हम आगे बात करेंगे ही। मगर उससे पहले ये जान लेते हैं कि 3 अक्टूबर वाले एयर स्ट्राइक में ऐसा क्या हुआ कि जिसकी वजह से वेस्टर्न मीडिया के मुताबिक सारे शक की सुइयां इस्माइल कानी के ऊपर आ गई। दरअसल सारा वेस्टर्न मीडिया अपनी रिपोर्ट्स में ये कहानी छाप रहा है कि 27 सितंबर को होने वाली सैयद हसन नसरुल्लाह की डेथ के बाद इस्माइल कानी बैरूत पहुंचे थे, जहां पर इन्होंने हिजबुल्लाह के टॉप लीडर से मुलाकात की थी, उनसे ग्राउंड रिपोर्ट ली थी और उनको मशवरे वगैरह देने शुरू कर दिए थे। तभी 3 अक्टूबर को हिजबुल्लाह के जो नए लीडर थे यानी कि हाशिम सफीउद्दीन, उनके अंडर में हिजबुल्लाह के टॉप लीडर्स की एक बड़ी मीटिंग बुलाई गई थी और उसमें इनको यानी इस्माइल कानी को भी इनवाइट किया गया था। लेकिन इन्होंने बिल्कुल आखिरी मौके पर अपनी वो मीटिंग कैंसिल कर दी थी और फिर बाद में उस पूरी मीटिंग के ऊपर ही इजराइल ने बमबारी कर दी थी। ये सब तो ज्यादातर वेस्टर्न मीडिया की ही तरफ से है। अब अगर ईरानी मीडिया पर भी नजर डाल लें तो जब इस तरह की खबरें शुरुआती दौर में उड़ना शुरू हुई कि वो इजरायली एयर स्ट्राइक का निशाना बन गए हैं जिसमें उनकी जान चली गई है या कम से कम बुरी तरीके से घायल हैं और इसी वजह से गायब हैं, तो सबसे पहले मंडे के दिन इनके डिप्टी ने यह बयान जारी किया कि वो सही हालत में हैं और अपने ऑपरेशन पर काम कर रहे हैं। और फिर ठीक 2 दिन के बाद यानी वेंसडे को तो ईरानी मीडिया ने ये भी खबर चलाई कि ईरानी सुप्रीम लीडर सैयद अली खamenei के हाथों से बहुत जल्द ही उनको अवार्ड दिया जाएगा। अब दोस्तों, दोनों ही तरफ की बिल्कुल ऑपोजिट रिपोर्ट्स देखकर हम अपनी तरफ से भी कुछ थ्योरी बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक थ्योरी ये भी हो सकती है कि वो ईरान के कोई गद्दार नहीं बल्कि एक ईमानदार और सच्चे देशभक्त कमांडर हैं जिनकी शायद 3 अक्टूबर के हमले में वाकई मौत हो गई हो, लेकिन वॉर स्ट्रेटजी की वजह से अभी ईरान कुछ वक्त के लिए इस बात को छिपा कर रखना चाहता हो। जबकि दूसरी मुमकिन थ्योरी ये भी हो सकती है कि 3 अक्टूबर के हमले में वो वाकई निशाना तो बने हों लेकिन उनकी मौत ना हुई हो, बल्कि सिर्फ वो घायल हुए हों और उनका इलाज वगैरह चल रहा हो, जिसकी वजह से ईरान उनसे जुड़ी खबरों को या उनकी लोकेशन को खुफिया रखना चाहता हो और अचानक से सही होने पर वो बाहर आ जाएंगे। और शायद इसीलिए ही ईरानी मीडिया की तरफ से लगातार ये चलाया भी जा रहा है कि वो अपने मिशन पर हैं, बहुत जल्द ही वापस आ जाएंगे, बल्कि उनको तो ईरान के सुप्रीम लीडर बहुत जल्द ही एक अहम अवार्ड देने जा रहे हैं। अब अगर यहाँ पर हम तीसरी थ्योरी की बात करें तो ऐसा भी हो सकता है कि ये 3 अक्टूबर को होने वाले इजरायली हमले का शिकार ना हुए हों और ना ही ये इजराइल से मिले हुए हों बल्कि एक ईमानदार ऑफिसर ही हों, लेकिन अंडरग्राउंड ऑपरेशन पर हों, बिल्कुल वैसे ही कि जैसे 2006 में जनरल कासिम सुलेमानी हुआ करते थे। अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं कि 2006 में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जो जंग लड़ी गई थी जिसमें हिजबुल्लाह को ग्राउंड पर एक बड़ी कामयाबी मिली थी, उसके बारे में बाद में इस तरह की खबरें बाहर आई थीं कि दरअसल जनरल कासिम सुलेमानी खुद इस जंग के बीच में खुफिया तौर पर लेबनान के अंदर पहुंचे हुए थे और खुफिया तौर पर वही हिजबुल्लाह को डायरेक्ट फील्ड पर लीड कर रहे थे। तो मुमकिन है ऐसे मुश्किल हालात में कि जब हिजबुल्लाह ग्रुप नीचे से तो पहले की तरह ही ताकतवर है लेकिन टॉप लीडरशिप के खत्म होने की वजह से लीडरशिप को तलाश कर रहा है, तो ईरान की तरफ से इनको गाइड करने के लिए भेजा गया हो और इसी वजह से इजराइल की तरफ से जानबूझकर वेस्टर्न मीडिया के जरिए से इस तरीके का प्रोपेगेंडा चलवाया जा रहा हो ताकि किसी तरीके से ईरान को इस बात पर उभारा जाए और उसको प्रोवोक किया जाए कि वो किसी तरीके से इजराइल के सबसे बड़े दुश्मन यानी कि इस्माइल कानी की लोकेशन लीक कर दे या कुछ इस तरह का बयान दे कि जिससे इजराइल को उनके बारे में कोई अंदाजा लग जाए। और अब फाइनली बारी आती है हमारी चौथी, आखिरी और सबसे खतरनाक थ्योरी की,
और ये थ्योरी कोई और नहीं बल्कि वही है कि जिसका दावा पिछले 2-3 दिन से पूरा वेस्टर्न मीडिया खूब चिल्ला चिल्ला कर रहा है और जिसके बारे में अभी तक हमने पूरी वीडियो में बात की है। कुल मिलाकर दोस्तों 100 बातों की एक बात यही है कि ये बात तो कंफर्म हो चुकी है कि इन सारे ही मामलों में IRGC के किसी टॉप लीडर, किसी टॉप कमांडर का ही हाथ है। बस ईरान के लिए एक अच्छी खबर, एक रिलीफ की बात यही हो सकती है कि वो टॉप कमांडर या वो टॉप लीडर कोई और हो, इस्माइल कानी ना हो। और आगे चलकर ये सारी ही खबरें, ये सारी अफवाहें, ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्न मीडिया का एक प्रोपेगेंडा निकलें। क्योंकि अगर किसी भी तरीके से ये बात सच निकली, मतलब अगर हमारी चौथी थ्योरी ही सच साबित हुई, तो ये जान लीजिए कि अगले कई सालों तक इजराइल तो भूल ही जाइए, ईरान खुद अपने आप से ही जंग करता रहेगा। एक ऐसी जंग कि जिसमें वो जीतेगा भी या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं दी जा सकती है। क्योंकि इतिहास तो हमको यही बताता है कि दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें अपने दुश्मनों से कम और अपने गद्दारों से जंगें ज़्यादा हारती आई हैं। बाकी आखिर में बस मैं इतना ही कहूँगा कि आप लोग भी मीडिया और सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहते ही हैं, तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं कि इस पूरे मैटर को लेकर आप लोगों की क्या राय है। वीडियो अगर वाकई जानकारी से भरपूर लगी हो तो लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और ऐसे ही नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोज़ हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।